गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो हम लोग अब 8th क्लास के सेकेंड चैप्टर की एक इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ते हैं। यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अच्छे से अगर तुम मेरी बातों को समझोगे, ध्यान से इस कहानी को सुनोगे तो तुमको बुक देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनो। इस कहानी का नाम है मुतांदी। मुतांदी शीर्षक कहानी का लेखक हैं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी न सिर्फ एक बड़े लेखक बल्कि यह एक बड़े राजनीतिज्ञ और ये एक बड़े राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म सलेम जिले में हुआ था, दक्षिण भारत के सलेम जिले में हुआ था, ठीक है। खंडा स्वामी चितियार नाम के एक बहुत बड़े जमींदार थे। ध्यान से सुनना, यह कहानी बहुत अच्छी है। खंडा स्वामी चितियार नाम के एक बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनका एक बेटा था। पत्नी मर चुकी थी, पत्नी का देहांत हो गया था। उनका एक बेटा था, उसका नाम था शंकरन। खंडा स्वामी नामक जमींदार का एक बेटा था, उसका नाम था शंकरन। खंडा स्वामी के ही घर में एक नौकर था। खंडा स्वामी का एक नौकर था, उसका नाम था मुतांदी। आज हम लोग इसी मुतांदी के बारे में पढ़ेंगे। खंडा स्वामी जमींदार के घर का नौकर था मुतांदी एक अत्यंत ही ईमानदार व्यक्ति था और अपने मालिक के यहाँ बड़ी ही ईमानदारी से काम करता था। मुतांदी खंडा स्वामी के बेटे शंकरन की इतनी अच्छे से देखभाल करता था, खंडा स्वामी के घर की इतनी अच्छी तरह से देखभाल करता था कि कभी भी खंडा स्वामी को अपनी पत्नी की कमी महसूस न हुई। उन्होंने अपने बेटे को मुतांदी पर ही छोड़ दिया। मुतांदी शंकरन को कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाता और उसे अपनी संतान की तरह ही प्यार करता, ठीक है। एक खंडा स्वामी का बेटा पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाता है। क्या जाता है? इंग्लैंड। खंडा स्वामी का बेटा पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद वह एक बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाता है, ठीक है। कालांतर में धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और एक दिन अचानक खंडा स्वामी की मृत्यु हो जाती है। खंडा स्वामी की मृत्यु हो जाती है। तब उनके बेटे शंकरन को मुतांदी ढांढस दिलाता है और अपने बेटे की तरह ही उसकी देखभाल करने लगता है, ठीक है। समय बीतता जाता है। मुतांदी और शंकरन के बीच एक अद्भुत रिश्ता बनता जाता है, ठीक है। एक मधुर रिश्ता बनता जाता है। एक दिन मुतांदी शंकरन से कहता है कि बेटा, अब तुम शादी कर लो। अब तुम कलेक्टर बन गए, अब तुम शादी कर लो ताकि मैं मालिक के दिए गए जिम्मेदारी से
हो सकूं। ठीक है। मुताबिक की बात मानकर शंकरन शादी कर लेता है। जब छुट्टियां खत्म हो जाती है तो शंकरन अपने शहर की ओर जाता है जहां की उसकी नौकरी थी। तो वह मुतांदी को भी अपने साथ लेके चला जाता है, क्योंकि मुतांदी का शंकरन के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार से शंकरन मुतांदी को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर बड़े शहर में चला जाता है। वहां शंकरन की जो पत्नी होती है उसका स्वभाव बड़ा ही क्रूर होता है। मुतांदी द्वारा दिया गया सम्मान जो उसे शंकरन देता था वह उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर अपने पति से कहा करती कि यह तो एक नौकर है, आपने इसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। लेकिन शंकरन उसकी बातों को अनदेखा करते रहता। एक दिन की बात है, शंकरन अपने ऑफिस से थका मारा घर आया तो मुतांदी ने उनसे पूछा, बेटा चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? तब शंकरन ने कहा, जी हाँ चाचा। मुतांदी उनके लिए कॉफी लेकर आता है। इतने में शंकरन की बीवी आती है और वह उससे कहती है कि आपने इस नौकर को सर पे चढ़ा रखा है, यह नौकर है, आप इसको चाचा क्यों बोलते हैं? आप इसको चाचा क्यों बोलते हैं? ज्यादा आप इसे सर पे ना चढ़ाएं। शंकरन को भी पता नहीं क्या हो जाता है, वह भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपनी पत्नी की बातों में आकर मुतांदी को कहता है कि चाचा, आज से आप मुझे मालिक कहकर पुकारिए और मेरी पत्नी को मालकिन कहकर पुकारिए। ठीक है, आज से आप मुझे मालिक कहकर पुकारिए और मेरी पत्नी को मालकिन कहकर पुकारिए। मुतांदी को यह बात एक सदमे की तरह लगता है, लेकिन फिर भी वह यह बात मान लेता है। इतने से भी शंकरन की पत्नी को संतोष नहीं होता है। वह एक दिन शंकरन से कहती है कि मुतांदी बहुत ही बूढ़ा हो चला है, वह घर के काम को अच्छे से नहीं करता है, अतः आप इसे घर से निकाल दो, हम लोग कोई दूसरा नौकर रख लेंगे। शंकरन अपनी पत्नी की बातों में आकर मुतांदी को घर से निकाल देता है और निकालते समय उसके हाथ में 200 रुपये दे देता है। मुतांदी को बड़ा बुरा लगता है। हाथ में 200 रुपये लेकर वह शंकरन से बोलता है कि क्या मेरे जीवन भर की कमाई यही है? बस यही 200 रुपये ही मेरे जीवन भर की कमाई है? इस पैसों के अलावा क्या हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है? शंकरन कुछ नहीं बोलता है, वो वहां से चला जाता है। मुतांदी को बहुत बुरा लगता है, वह पैसे उठाता है और खूब रोता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। बहुत दिनों के बाद शंकरन के घर एक बेटा पैदा होता है। वह अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में एक बड़े समारोह का आयोजन करता है। उस आयोजन में बड़े बड़े लोग आते हैं, क्योंकि शंकरन एक कलेक्टर है, अतः वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं और वहाँ पर मुतांदी भी आता है। मुतांदी को जब पता चलता है कि शंकरन के घर बेटा हुआ है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता और वह भी आ जाता है। ठीक है, वह दौड़ के उस छोटे बच्चे को गोद में उठा लेता है और वहीं पे नाचने लगता है और कहता है, अरे अरे ये तो मेरे बड़े मालिक जैसा लगता है, आखिर ये
बड़े मालिक का पोता है, मेरे बड़े मालिक तो फिर से इस दुनिया में आ गए, मैं तो धन्य हो गया। समारोह में आए लोग सभी मुतांदी को देखते रह जाते हैं। मुतांदी को बुरा लगता है, उसे लगता है कि शंकरन और उनकी पत्नी फिर उसे कुछ बुरा भला कहेंगे, भला बुला सुनाएंगे, खड़ी खोटी सुनाएंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जाने वक्त वह अपने जेब से 2 सोने के कड़े निकालता है और शंकरन की पत्नी के हाथों में दे देता है और वो वहाँ से चुपचाप चल देता है। जब शंकरन की पत्नी मुतांदी द्वारा दिए गए सोने के कड़े को देखती है तो उसकी आंखें खुल जाती है और शंकरन भी फफक उठता है। वह दौड़ के मुतांदी को गले लगा लेता है, और क्षमा मांगता है। इस प्रकार से मुतांदी फिर से शंकरन के घर में आ जाता है और मुतांदी, शंकरन और उसकी पत्नी और उसका बेटा सब सुखी सुखी रहने लगते हैं। ठीक है, कहानी समाप्त हुई। इस कहानी का क्या मोरल वैल्यू है, देखो आगे क्या नैतिक महत्व है इसका। सबसे पहला बात कि नैतिकता की कोई कीमत नहीं होती, नैतिकता की कोई कीमत नहीं होती। इस संसार में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, इस संसार में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है और त्याग और ममत्व करने वाला इंसान, दूसरों को के प्रति त्याग और ममत्व रखने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। उसके सामने पैसे की कोई भी अहमियत नहीं होती और त्याग और ममत्व एक अमूल्य वस्तु